हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल दृष्टि में स्वागत है। देखिए, आपको पता है कि आज 12 तारीख है, 12 फरवरी 2024 और आज जो है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट सीपीटी का दोस्तों इंटरव्यू चल रहा है। और मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू है 5 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक चलेगा। इसमें से 8 दिन आज जो है, आप अगर 5 तारीख से काउंट करेंगे 5 फरवरी से, तो आज 8वां दिन है जो इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, और जो अभी आज जो इंटरव्यू चल रहा है उसका अभी कुछ इनपुट नहीं आया है। और जो बाकी जो कल 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो दोस्तों 18 तक इंटरव्यू होगी। और जहाँ तक मेरा इंटरव्यू का बात है तो वो है 16 फरवरी 2024 को। दोस्तों, आपको मैंने अपने चैनल पर बताया है कि मैं दिल्ली से 10 तारीख को चला था वंदे भारत एक्सप्रेस से बनारस के लिए। और आपको बता दूं कि मेरा वहाँ आपको पता है कि यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, मैं बता दूं आपको। देखिए, यही यूपीपीसीएस, ये मैं लिखा है, फिर से आपको बता दूं। देखिए, यूपीपीसीएस यहाँ पर है, यूपीपीसीएस। ठीक है, तो ये आपको आरओ और एआरओ की एग्ज़ाम होती है जो यूपीपीसीएस देते हैं, वो जानते होंगे दोस्तों। इसमें रिव्यू ऑफिसर होता है, ठीक है, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है। तो रिव्यू ऑफिसर का दोस्तों पोस्ट वही एक वैलेंट है जो आपको जो एएसओ है पटना हाई कोर्ट में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो वहाँ भी दोस्तों से ये लोग जो आरओ लोग हैं सचिवालय में काम करते हैं लखनऊ में। और तो वही उसी पोस्ट का इक्विवेलेंट पोस्ट था दोस्तों। तो मेरे चूँकि मैं बता दूं कि तैयारी मेरा जीरो था, ठीक है, चूँकि पता है कि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि फॉर्म मैंने भर दिया था और सेंटर था बनारस, ठीक है, तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया। दोस्तों देखिए, मेरा जो पढ़ाई का जो दर्शन है, जो आप कह सकते हैं कि मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ता। अगर मैंने कोई फिलअप किया है तो मैं उसको ज़रूर देता हूँ, चाहे तैयारी हो या ना हो। हम मान लीजिए कि इसमें सफलता हाथ लगी, लेकिन दोस्तों जो तजुर्बा होगा, जो अनुभव होगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे, मेरा ये अपना अनुभव है कि परीक्षा जो भी है, अगर फॉर्म आपने फिलअप किया है तो जो है, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर परीक्षा को दीजिए। अगर परीक्षा देने से क्या होता है, आपको पता है कि 17 मार्च को पीपीसीएस जो है अपर की एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स की। तो परीक्षा देने से पेपर का पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसका पता चलता है। तो उसी के लिए मैं जो है 10 तारीख को वंदे भारत से बनारस पहुंचा था और 11 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। मैंने एग्ज़ाम दिया दोस्तों, और उसके बाद शाम में 3:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। उसके बाद 5 बजे हम लोग फ्री हो गए। उसके बाद शाम में हम लोग गए आपको दशाश्वमेध घाट, जो पता है कि बनारस में गंगा के बहुत सारे घाट होते हैं, जिसमें आपको मणिकर्णिका घाट है, दशाश्वमेध घाट है, तुलसी घाट है, बहुत सारे घाट है दोस्तों। तो दशाश्वमेध जो घाट है वहीं पर गंगा आरती होती है। तो मैंने गंगा आरती को अटेंड किया। मैंने वीडियो लगा दिया है, ठीक है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज़ आपको शॉर्ट वीडियो में लगाया है, कुछ शॉर्ट वीडियो में है, कुछ वीडियो में, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद गंगा आरती के बाद मैंने काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है वहाँ पर मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दोस्तों, जो आपको सुगम दर्शन होता है, जिसको कुछ लोग आम भाषा में वीआईपी दर्शन कहते हैं, तो सुगम दर्शन करने का भी दोस्तों अनुभव हुआ। और 300 करके दोस्तों पर पर्सन जो है सुगम दर्शन का चार्ज लगा, और अब बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। ठीक है, दोस्तों उसकी बात हम लोग करेंगे। तो आज जो है हम कुछ है, आपको पता है कि 11 और 12 को जो हाँ बेसिकली 11 को, ठीक है, जो इंटरव्यू हुआ है, 10 तारीख को जो हुआ है, उसका जो कुछ कैंडिडेट्स का जो इनपुट हमें प्राप्त हुआ है, जो उनसे पूछा गया था, कुछ मेरे इसमें फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे जो बातचीत के आधार पर मैं जो है कुछ कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यू का आपको रिव्यू यहाँ करूँगा, कुछ आपको दूंगा कि क्या पूछा उनसे पूछा गया था और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो 10 और 11 को नहीं है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यूपीपीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम में देने बनारस गया था। और देखिए, बनारस से आज ही दोस्तों मैं पटना अपने घर पहुंचा हूं। ठीक है, तो अब उसके बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगी। और पता है कि मेरा भी दोस्तों 16 तारीख को इंटरव्यू है, तो उसका भी जो हम लोग तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर कोई फ्रेंड्स जो है मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और जो दृष्टि परिवार के पहले से ही दोस्तों मेंबर हैं, तो ज़रूर एक लाइक करेंगे दोस्तों। हाँ, और एक चीज़ और बता दूं कि मैं, आपको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में गया था। मैं सभी दृष्टि परिवार के सभी सदस्यों के लिए दोस्तों मैंने उनके सुख और समृद्धि की कामना की है। भगवान भोले शंकर से मैंने कहा है कि 2024 में सभी के जो मनोकामना है पूर्ण हो, मेरी भी पूर्ण हो, आप सभी का पूर्ण हो। ठीक है, अब चलिए इसी बात के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए, हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको पता है कि बिहार में इंटरव्यू, पटना हाई कोर्ट का इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों। बिहार में आज बहुत महत्वपूर्ण जो है एक इवेंट था, आप बोल सकते हैं न्यूज घटना था। तो देखिए, घटना यही है कि
जो वर्तमान सरकार है एनडीए की, उसका जो है बहुमत परीक्षण था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी का बहुमत परीक्षण था, तो वो उन्होंने सफल हो गए हैं। नीतीश, देखिए आप फ्लोर टेस्ट कह सकते हैं, तो उसको फ्लोर टेस्ट यह लिखा हुआ है कि नीतीश ने ऐसे पास किया फ्लोर टेस्ट। कुल विधायक, आपको पता है कि बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है, ठीक है। और बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा उसको बोला जाता है, 122 है। तो एनडीए जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है उसने हासिल कर लिया है। और एनडीए को दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, 129, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीजेपी के पास 78 और जेडीयू के पास 43, हम के पास 4, निर्दलीय के पास 1। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आरजेडी के 3 एमएलए ने सरकार के पक्ष में वोट किया, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने वोट नहीं किया, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं दोस्तों, जो है वो आपको वोट शुरू में नहीं करते हैं। अगर वोटों की संख्या बराबर हो गई पक्ष विपक्ष में, तो वो जो है आपको फाइनल वोट करते हैं। आपको पता होगा जिन्होंने पॉलिटी अच्छा से पढ़ा है, इसीलिए महेश्वर हजारी ने वोट नहीं किया, ठीक है। अब मैं बताऊँ दोस्तों कि देखिए यहीं पर, हाँ देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि कुल विधायक की संख्या 243 और बहुमत का आंकड़ा 122 और एनडीए को कितना मिला 129, जिसमें सब मैंने बता दिया ये सब देख लिया। अब देखिए विपक्ष ने वॉकआउट किया, 112 एमएलए साथ थे। महागठबंधन को कितने थे दोस्तों, 112 ही थे, जबकि आपको बहुमत के लिए कितना चाहिए 122। तो जो जादुई आंकड़ा उससे 10 कम थे। इसलिए विपक्ष का अपना स्ट्रेटजी रहा होगा कि जैसे ही वोटिंग होगा तो दोस्तों हम लोग वर्कआउट कर देंगे, तो अपने स्ट्रेटजी के अनुसार वर्कआउट कर गए। देखिए अब इसमें देख सकते हैं कि आरजेडी के पास कितना था 76, कांग्रेस के पास 19 विधायक, लेफ्ट के पास 16 विधायक और एआईएम जो ओवैसी का है, आपको पता है कि ये तेलंगाना बेस्ट पार्टी है हैदराबाद की, तो उनका विधायक था, एक था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरजेडी के 3 विधायक ने सरकार के पक्ष में वोट दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आरजेडी इसीलिए देखिए इनका 112 ही रहा, ठीक है। तो विधायक एक यहाँ पर दोस्तों मैं बताता हूँ आगे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज सब लोग कोई मतलब नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को वहाँ ये इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। आपको पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भारत रत्न मिला है, तो ये जान लीजिए। बाकी हाँ, ये जो मैंने बोला कि 3 जो आरजेडी के ऑनरेबल एमएलए थे, जो माननीय विधायकगण थे, ठीक है, तो उनमें से एक थे आरजेडी विधायक चेतानंद, जो उन्होंने दोस्तों सत्ता पक्ष जो है एनडीए के पक्ष में बैठे थे वहाँ पर, तो यही बात है, इसलिए उनका बढ़ गया वोट किए हैं, या आरजेडी के विधायक थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास। बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष के मांग पर समर्थन में 129 वोट पड़े। अब विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा, क्योंकि जो विपक्ष है वो जो अभी महागठबंधन दोस्तों वो सदन से वॉकआउट कर गए, ठीक है, मतलब जो है वोटिंग के पहले ही उठ कर चले गए, ठीक है। उसके बाद वही दोस्तों ये सब राजनीति बोल बच्चन, हम लोग इसमें नहीं चक्कर पड़ना है, हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। कौन दोस्तों किसी भी स्टूडेंट का कोई जो है, आप हर आदमी का, चूँकि व्यक्ति आपको पता है कि जो 18 साल से ऊपर है वो एडल्ट हैं, वोट कर सकते हैं चुनाव में, एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है आर्टिकल 326। लेकिन जो ये सब जो दोस्तों है विचारधारा जो है, किसी पार्टी से जुड़ना ना जुड़ना सिर्फ अपना व्यक्तिगत मसला है, यहाँ पर किसी को आप थोप नहीं सकते हैं। जिसको जो इच्छा, जिनको जो अच्छा इस लोकतंत्र में अच्छा लगता है, जिस भी पार्टी की विचारधारा उसके साथ जुड़ेंगे, वोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इससे हालांकि इंटरव्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो एग्जाम आगे हो सकता है उसमें पूछा जाएगा। आपको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो जिसको दोस्तों कोर्ट में विवादित है, ये जो एक पक्ष का दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे जो है मंदिर का अवशेष है, तो वो अलग बात है, जो कुछ कोर्ट का मैटर उसमें हम नहीं कहेंगे। तो अब मैं बस यही है कि इंपॉर्टेंट जो 2-3 इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है जो मैंने देखा है मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि जो मैंने काशी विश्वनाथ जो दर्शन करने के लिए गया था दोस्तों बनारस में, अब जाएंगे दोस्तों, ये वहाँ पर गदौलिया मोड़ या चौक करके एक जगह है, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, वहीं से जो है आपको वहाँ बनारस जंक्शन को दोस्तों कैंट ही बोला जाता है, तो कैंट से आपको ऑटो मिल जाएगा, ठीक है। आप जाएंगे गदौलिया चौक तक, वहाँ से फिर आपको पैदल कुछ दूर 1 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पहुँच जाएंगे। तो ये जो है काशी जो विश्वनाथ मंदिर है, मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये प्रसिद्ध लिखा हुआ है भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों,
वो उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है बनारस में है, ठीक है, काशी में है, बनारस को काशी भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है जिसका मैंने जाकर वहाँ दर्शन किया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आप लोग जान लिए कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान के शिव के, ठीक है। तो उसमें से एक है काशी में, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मंदिर का मुख्य जो है, आपको पता है कि अभी भी मैं गया था तो गोल्डन प्लेटेड था, ये देख सकते काशी विश्वनाथ मंदिर लिखा हुआ है, ये पिक्चर है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको पता है गंगा किनारे है, बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है, तो उसको पता है। हाँ, निर्माता दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ये मंदिर को दोस्तों बनाया किसने था। देखिए ये जो मंदिर जो काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान रूप है, इसको बनाया था महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में, ठीक है। तो इस बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो काशी विश्वनाथ जो वर्तमान जो मंदिर है उसका दोस्तों स्ट्रक्चर वगैरह जो भी निर्माण किन्होंने कराया था, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। तो वही है दोस्तों कि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, वहाँ पर दोस्तों आदि शंकराचार्य का मूर्ति बनाया था, मैंने देखा। गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है, संत एकनाथ का भी हुआ है। तो ये सब जो है, उसके बाद दोस्तों ये जो कॉरिडोर बना है नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो यहीं पर लिखा हुआ है कि गंगा द्वार, ये जो गंगा द्वार है, मैंने अब वीडियो में जाएंगे तो मैंने दिखाया यहाँ पर। यहीं से दोस्तों जब बाहर जाएंगे इस गंगा द्वार से तो गंगा घाट दिखाई देगी, वहीं पर पास में दोस्तों लेफ्ट साइड में मणिकर्णिका घाट भी दिखाई देते हैं, जहाँ पर 24/7 जो है डेड बॉडी जलते रहता है, ठीक है। तो गंगा द्वार नवनिर्मित गलियारे कॉरिडोर का प्रवेश द्वार जो गंगा के घाटों को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ता है क्षेत्र के आसपास। हाँ दोस्तों, बहुत भव्य कॉरिडोर बनाया है। आप जब कभी भी दोस्तों आपको मौका मिलेगा बनारस जाने का तो आप जरूर जाइएगा, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ है हिस्टोरिकल चीज़, विश्वनाथ पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ते हैं। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुगल शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था। इसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान संरचना इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मंदिर है किसने बनाया था, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया है कि निर्माता जो है महारानी अहिल्याबाई होलकर 1780 ईस्वी में। और दोस्तों ये जो है मराठा शासक थी, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जानने वाला, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है जो कि वादी था, को आए दिन सुर्खियों में अखबारों में आप लोग पढ़ते रहते हैं, ज्ञान वापी मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया, तो बहुत सारा। तो दोस्तों ये जो मंदिर जो मस्जिद है, इसको देखिए लिखा हुआ है कि मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था जिसने मंदिर का स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। तो ये जो मंदिर था इसको मुगल शासक औरंगजेब ने गिरा दिया था और वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण किया गया। दोस्तों ये मैंने विकिपीडिया से लिया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो उसी को लेकर दोस्तों विवाद है कि कोई एक पक्ष कहता है कि नीचे में हिंदू मंदिर अवशेष है, तो बहुत इस प्रकार का दूसरा पक्ष इसका विरोध करता है। तो इस प्रकार का दोस्तों अब जो है चूँकि मैटर कोर्ट्स में है और एएसआई जो द्वारा सर्वे किया जा रहा है, तो जैसे दोस्तों सबूत आएगा उसके आधार पर जो न्यायालय है, आपको पता है कि राम मंदिर का भी निर्माण हुआ था, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का जो है वर्डिक्ट के बाद ही हो पाया था। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग जो मैंने बताया भगवान शिव का, तो कहाँ कहाँ मैं देखिए यहाँ से लोकेशन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग साइट्स इन इंडिया। देखिए मैं जो गया था दोस्तों, देखिए काशी विश्वनाथ यहाँ पर यूपी में है, ठीक है, आप जान लीजिए। और जो केदारनाथ है दोस्तों उत्तराखंड में है। उसके बाद बैद्यनाथ आपको पता है झारखंड देवघर में, आप सभी लोग जानते हैं देवघर, जब झारखंड के भाई बहन जो रहने वाले हैं वो जानते हैं कि देवघर में बैद्यनाथ धाम है। तो वो जो है भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आपको 3 हो गया। उसके बाद देखिए रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, मल्लिकार्जुना, ठीक है। उसके बाद भीमशंकर, उसके बाद त्र्यंबक, उसके बाद सोमनाथ पता है कि बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, गुजरात में है। तो इसको भी दोस्तों जो कोई शासक थे, ठीक है, जिन्होंने 17 बार जो है 17 बार नहीं दोस्तों इनको लूटा था, मोहम्मद गोरी ने दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने इस मंदिर को लूटा था, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, अगर मैं गलत हो तो मुझे सुधार कीजिएगा, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, मोहम्मद गजनी और दोस्तों गोरी, इसी में मुझे कन्फ्यूजन है। मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। तो आप जरूर अगर दोस्तों जो जानते होंगे करेक्ट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन्होंने इस सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो उसके बाद दोस्तों देखिए महाकालेश्वर ये है, उसके बाद ओमकारेश्वर,
उसके बाद गृष्णेश्वर, नागेश्वर दोस्तों, इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं 12 गो, जिसमें से हम लोग जो फेमस है आपको दोस्तों केदारनाथ जानते हैं, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद जो है आपको दोस्तों सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर। तो इस प्रकार जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, आप देख सकते हैं। तो जो भक्तगण हैं शिव, जो शैव को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले हैं, वो जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने बता दिया यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देखिए ज्ञानवापी मस्जिद। मेरे दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में मतलब एकदम आमने सामने, मैं गया तो मैं खुद देखा। तो आप जो है मैंने वीडियो, शॉर्ट वीडियो होगा या दोस्तों लॉन्ग वीडियो में 1-2 मिनट का ज़्यादा नहीं है, तो उसको आप देख सकते हैं कि बहुत ही नज़दीक एकदम आमने सामने है। और दोस्तों मैं बता दूं यहीं पर, ये जो विवादित ज्ञानवापी जो मस्जिद है, इसके नीचे आपको पता है तहखाना, एक शब्द आप लोग सुनते होंगे, तहखाना में पूजा हुआ है, सब जो आप चर्चा में देखते होंगे। तो मैं जाके दोस्तों तहखाना देखने का मुझे मौका मिला, ठीक है। तो दोस्तों वही एक ऐथी टाइप का दोस्तों सुरंग टाइप का, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसमें था, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पर। आपको पता है वहाँ जाएंगे तो जो है विश्वनाथ जो मेन जो शिवलिंग है उसके जस्ट जो सामने है नंदी आपको पता है, नंदी जी के जस्ट जो सामने है वो तहखाना, ठीक है। और दोस्तों जो है पूरी तरह जो है मस्जिद जो अभी वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है, तो उसको पूरी बैरिकेटिंग किया गया है स्टील के रॉड से। और दोस्तों पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है, सुरक्षा व्यवस्था पूरा एकदम टाइट है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती करने के लिए पैरामिलिट्री जो सेंट्रल फोर्सेज हैं पूरी तरह से मुस्तैद है वहाँ पर दोस्तों, ताकि किसी प्रकार का दोस्तों कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू न बने। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, बनारस में स्थित एक विवादित मस्जिद है। देखिए विकिपीडिया से मैंने लिया है, ये विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है दोस्तों। इस बात को मैंने खुद फील किया, चूँकि मैंने देखा है। अभी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि बहुत ही मतलब जैसे कैसे होता है कि मेरा घर और पड़ोसी घर दोस्तों उसी तरह एकदम बहुत अगल बगल में। यहाँ पर लिखा है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने पुराने मंदिर को तोड़कर बनवाई थी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, ठीक है। तो 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, पर 2022 में सर्वे होने पर बात ज़्यादा चर्चा में। दोस्तों देखिए 1991 से जो है लड़ाई कानूनी चल रही है, ठीक है। जो भी पक्ष जीतेगा दोस्तों तो उसको मानना पड़ेगा जो कोर्ट का ऑर्डर। तो दोस्तों वही बात है, ये सब जो हिस्ट्री है कौन क्या किया था दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट वही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, वहीं उसके बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने मुगल शासक औरंगजेब में कराया था। और दोस्तों जो वर्तमान जो भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है मंदिर है, इसको इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया था। ये सब जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग आ गए यहाँ पर कि जो 4-5 कैंडिडेट्स और कुछ दोस्तों मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनका इंटरव्यू हो चुका है 10 और 11 को, तो उनका जो है ये फीडबैक है। तो मैं इसके साथ चर्चा करूँगा कुछ दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है इसमें आपको बताऊँगा, ऐड करूँगा, ठीक है, जिससे आप लोग का कुछ लाभ हो, ठीक है। दोस्तों देखिए आप देखिए जो कैंडिडेट हैं पहला, उनसे दोस्तों, हाँ ये मैं दोस्तों बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं उनसे ज़रूर पूछा जा रहा है। तो इसका जो है आप लोग जिनका इंटरव्यू है, आज तो 12 है, 13 से लेकर 18 के बीच में जब भी है, वो इस क्वेश्चन का जो है रिलेवेंट जो अपने दोस्तों बैकग्राउंड को अनुकूल इसको रेडी रखेंगे। अगर जॉब करते हैं तो बताएंगे, नहीं करते हैं तो भी बताएंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन जो है बर्निंग क्वेश्चन हो गए हैं, इस सवाल को पूछा जा रहा है सभी से, वाई डू वांट टू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट। इसका जो है आप लोग ऑथेंटिक आंसर जो हो सकता है अपने अनुसार इसको रेडी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट है, देखिए मैं लगभग 3-4 कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू लाया, जिसमें 1-2 मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनसे मैंने बातचीत किया। और देखिए उनसे सबसे पहला सवाल पूछा गया कि ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कब किया। दोस्तों सबसे पूछा जा रहा है नाम क्या है आपका, पिताजी का नाम क्या है, तो ये तो कॉमन है, सबको जानते हैं। और दोस्तों देखिए ग्रेजुएशन आपने कब किया, तो पूछा जा रहा है कि उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन आपने किया, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो सवाल पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों कोई अगर जॉब करते हैं तो बताएंगे कि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। और जो किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी बताएंगे। तो ये तो वही पूछा है, उसका जवाब लोग दे सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, चूँकि ये जो कैंडिडेट हैं ये वेस्ट बंगाल में ही जॉब कर रहे थे, तो उनसे देखिए दोस्तों जिस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं तो उस स्टेट का जो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट्स है उसका जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनका नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पूछा जा रहा है। तो मान सपोज कीजिए कोई
झारखंड में जॉब कर रहे हैं तो जो आपको झारखंड हाई कोर्ट का ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नाम याद रखिएगा। और दोस्तों जो भी जजेस का नाम है दोस्तों ऑनरेबल जरूर लगाइएगा, ठीक है। अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो वर्तमान में जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं ऑनरेबल जजेस पटना हाई कोर्ट, वो जरूर इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों इनसे पूछा गया कि इन्होंने बताया होगा कि मैं जॉब करता हूँ कलकत्ता में किसी भी डिपार्टमेंट में, XYZ जो भी डिपार्टमेंट है। उसके बाद इनसे पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट का नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद इनसे पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट का नाम बताइए। और दोस्तों इसलिए भी पूछा जा रहा है चीफ जस्टिस उड़ीसा हाई कोर्ट अभी वर्तमान में, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, ये जो पटना हाई कोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनका ट्रांसफ़र एज ए चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट हो गया है। तो इस बात को इसलिए पूछा जा रहा है, आप लोग जरूर उसको याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट है ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी शरण जी। पटना में वो हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस, सॉरी दोस्तों। तो इनसे उनके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा गया यू शुड हैव सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स चीफ जस्टिस। देखिए दोस्तों, ये देखिए बात वही है कि बहुत कैंडिडेट से ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट दोस्तों तनाव में कैंडिडेट का भी गलती नहीं, तनाव में बोल देते हैं, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। बोल देते हैं बिना ऑनरेबल लगाए जज का नाम बोल देते हैं। तो यू शुड हैव लिखे हैं यहाँ पर, देखिए कह रहे हैं यू शुड हैव सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स चीफ जस्टिस। तो जो जितने भी जब भी दोस्तों चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाएगा, चाहे वो पटना हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य कोर्ट के हो, तो आप जो है जजेस जो ऑनरेबल जजेस होते हैं उनके नाम पहले ऑनरेबल जज जरूर लगाइएगा। वो देखिए कैंडिडेट बोले हैं सॉरी सर। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम इनसे पूछा गया, ओके यू कैन गो नाउ। तो ये मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि यू शुड हैव सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स चीफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कोई भी जो आपसे सीनियर है, चाहे आपके माता हो पिता हो दोस्तों, श्री श्रीमती जो है, ये सब कॉमन कटसी है जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा कैंडिडेट जो है उनका दोस्तों इनसे भी ग्रेजुएशन पूछा गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद बोले कि मैं प्रिपरेशन BPSC एग्जाम का करता हूँ। तो देखिए सो इफ़ यू गेट सिलेक्टेड यू विल लीव दिस जॉब। तो सो यही पूछा जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट बता रहा है कि हाँ मैंने कुछ एग्जाम का तैयारी किया है, तो वही पूछते हैं कि अगर आपका पटना हाई कोर्ट में हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर आपका BPSC में आप SDM बन गए, डिप्टी स्पीकर, क्या छोड़ देंगे। दोस्तों देखिए कोई भी कहीं का भी इंटरव्यू हो, UPSC हो BPSC हो दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है बस चेक करने के लिए कि कैंडिडेट का आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई दोस्तों मान लीजिए जिसे आप ऑनरेबल जज चक्रधारी शरण सिंह का ही आप एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, ये पटना हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज थे और देखिए इनका जो ट्रांसफ़र हो गया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट, तो इन्होंने छोड़ दिया। तो जो जिनको भी इस बेटर मिलता है अपने से वर्तमान जो पोस्ट है, तो निश्चित रूप से छोड़ेगा। तो दोस्तों वही कहने का तरीका दोस्तों होना चाहिए कि तो आप इसको इस सवाल का जो है आंसर अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एंड, तो देखिए इनका जो आंसर जो आया था मैं दिखा दूँ, तो इन्होंने जो जवाब दिया है कि अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी इज़ ऑल्सो द वे टू सर्व पीपल स्पेशली पुअर पीपल, ठीक है। तो ये जवाब था, बहुत अच्छा जवाब है कि देखिए हमारे को पता है दोस्तों कि आपको जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ठीक है। तो इन तीनों अंग जो है जो है कैंडिडेट उसमें जाते हैं जिसमें जॉब करते हैं। जब आपको पता है कि एजुकेटिव मतलब हो गया आपको जो IAS से स्टार्टअप कीजिए एक क्लर्क लेवल तक, तो एजुकेटिव हो गया, ठीक है। जुडिशरी में वही दोस्तों आपको स्टेनोग्राफर का ही वैल्यू होता है जुडिशरी में, इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। स्टेनो का भी होता, स्टेनो जो स्टेनोग्राफर हो गया। फिर दोस्तों आपको जो ट्रांसलेटर होते हैं इनका भी महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद ASO असिस्टेंट, उसके बाद कोर्ट ऑफिसर्स, आप दोस्तों बढ़ते चले स्टार, उसके बाद ऑनरेबल जजेस। तो इस प्रकार का आपको जुडिशरी में जो रोल निभाते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव में दोस्तों जैसे विधानसभा में आपको पता है ASO का पोस्ट आया हुआ है, तो विधानसभा में तमाम पोस्ट होते हैं, तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव के माध्यम से भी जनता को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और दोस्तों मेरा ये पर्सनल ऐसा है पता चला है कि देखिए कि BTech स्टूडेंट जो है 80% इसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग आप ये लगभग डाटा है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो आपको पता है कि 1900 प्लस कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें BTech स्टूडेंट की जो संख्या है 80%, जिसमें से NITN है, ITN भी है। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं से आप लोगों का कंपटीशन है, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैं भी दोस्तों मैंने BTech किया है, BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये बात हो गई। उसके बाद दोस्तों देखिए बता दें जो तीसरा कैंडिडेट है, देखिए उनसे पूछा गया है नाम जो है ग्रेजुएशन फादर्स नेम के बाद कि वाई डिडंट यू स्टार्ट करियर इन योर ऑनर सब्जेक्ट। सपोज हाँ दोस्तों जैसे मान लीजिए
किसी ने दोस्तों किया मेडिकल, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने मेडिकल किया, MBBS किया, उसके बाद वो IAS बनते हैं, तो उनसे वही पूछा जाता है कि आप मेडिकल जो MBBS बहुत अच्छा, जो डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा है, आप क्यों IAS बनना चाहते हैं, इस प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद वाई यू विल स्टिल अनएम्प्लॉयड, तो दोस्तों जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, सपोज कि 3-4 साल का गैप हो गया, तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि आप 4 साल से क्या कर रहे हैं, ठीक है, वाई आर यू स्टिल एम्प्लॉयड, तो ये कैंडिडेट है। उसके बाद इन्हीं से दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया, फिर उसके बाद ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया, एनी लेडी जजेस करेंटली वर्किंग। दोस्तों देखिए, हाँ, ये इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उस मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा वीडियो है। एनी लेडी जजेस करेंटली वर्किंग, दोस्तों देखिए ये सवाल इनसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान। देखिए ये जो वीडियो है, आप जाइएगा दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर पटना हाई कोर्ट करके प्लेलिस्ट में बनाया है, वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेडी जजेस, मैंने लेडी जजेस पर एक वीडियो बनाया है डेडिकेटेड कि पटना हाई कोर्ट में लेडी जज की संख्या, ऑनरेबल लेडी जज की संख्या कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑनरेबल लेडी जज की संख्या कितनी है, तो मैं बता दूँ, अब जब वीडियो देखिएगा वहाँ देख सकते हैं, उनका नाम सहित मैंने बताया है। देखिए जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का में दोस्तों लेडी जज की संख्या 3 है, ठीक है। आपको ऑनरेबल जजेस हिमा कोहली और ऑनरेबल जजेस बीवी नागरत्ना जी, और दोस्तों एक और हैं, ठीक है। और तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 3 है, और पटना हाई कोर्ट की बात है जहाँ तक दोस्तों, तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में लेडी जज की संख्या जो है वर्तमान में अभी 1 है, ठीक है। तो उनका भी मैंने नाम वहाँ दे दिया है, तो आप जाकर उसको मेरे वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप अगर दोस्तों आप उसको आप जो विकीपीडिया भी करके विकीपीडिया में जाकर भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अब आगे उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद जो देखिए, हाँ दोस्तों बता दिया करंटली वर्किंग, तो यही सवाल है, मैंने ये अभी इस सवाल को डील किया कि एनी लेडी जजेस करंटली वर्किंग, तो इसको जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल लेडी जज की संख्या 3 है, मैंने बता दिया कि ऑनरेबल जज हिमा कोहली, ऑनरेबल जज बीवी नागरत्ना, और एक और लेडी जज जिसका ऑनरेबल जज है, जिसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया वीडियो में। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में लेडी जज की संख्या कितनी है, 1। दोस्तों एक और सवाल पूछा जा रहा है यहीं पर कि वर्तमान समय में ऑनरेबल लेडी चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट का बताइए नाम कितने हैं, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा कि आपको पता है कि पटना देश में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों फ्रेंड्स, 25। तो 25 में कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, जिनके जो चीफ जस्टिस हैं लेडी हैं, ठीक है। तो उनका मैं नाम बताऊंगा कौन कौन कोर्ट है, अब वीडियो में बने रहिए। तो देखिए उसके बाद देखिए एक ये हो गया, हाँ दोस्तों, सेकंड कैंडिडेट का हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए जो चौथे कैंडिडेट है, इनसे पूछा गया, बता दूं, हाँ तीसरा का देखिए 1 2 3 मैंने बता दिया। देखिए कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3 इनका हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ कैंडिडेट जो कि मेरे फ्रेंड भी रहे हैं, तो इनसे देखिए क्या पूछा गया, इनका 10 को था, 10 फरवरी को, ठीक है। तो मैं बता दूं कि देखिए इनसे पूछा गया, ये चौथे नंबर, इनसे इनका नाम पूछा गया। उसके बाद इनके फादर्स नेम पूछा गया, ऑक्यूपेशन पूछा गया। उसके बाद देखिए डिप्टी CM का नाम पूछा गया, ठीक है, बिहार के डिप्टी CM। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आपको पता है कि डिप्टी CM अभी बिहार में कितने हैं, ऑनरेबल डिप्टी CM 2 हैं, एक आपको श्री सम्राट चौधरी, ठीक है, और एक विजय सिन्हा जी, ठीक है, श्री विजय सिन्हा जी। तो जो दोनों हैं आप याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है आपसे। और देखिए हर दोस्तों यहीं पर बता दें कि जो ये आपको श्री सम्राट चौधरी जो है ऑनरेबल डिप्टी CM, ये मिनिस्टर ऑफ आपको लॉ एंड जस्टिस भी है, बिहार के विधि मंत्री। अब पूछा जाता है कि बिहार के विधि मंत्री कौन है, तो ये श्री सम्राट चौधरी है, जो कि ऑनरेबल डिप्टी CM है, तो इसको भी यहीं पे याद रखिएगा। जहाँ तक दोस्तों भारत के लॉ मिनिस्टर की बात है, तो वो श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, जो राजस्थान से हैं, ठीक है। तो देखिए इनसे उसके बाद पूछा गया कि डिप्टी CM का नाम मैंने बता दिया आपको। उसके बाद DM ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, देखिए दोस्तों, चूँकि वो पता है कि 5 तारीख से इंटरव्यू हो रहा है, तो सवाल जो है रिपीटेड हो रहे हैं। तो देखिए जो ऑनरेबल जजेज हैं DM भी पूछना शुरू कर दिए हैं। आपको DM ऑफ अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपना DM का भी दोस्तों याद रखिएगा। मैं दोस्तों आगे बताऊँगा कि और क्या क्या इसमें करना है। उसके बाद देखिए इनसे पूछा गया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपको पता है कि ऑनरेबल श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है।
और इनसे पूछा गया कि भारत रत्न कब मिला, तो मैंने भारत रत्न पर दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इंटरव्यू का जो पटना हाई कोर्ट का है उसी में आपको मिल जाएगा कि अब 1962 में देख लीजिएगा कि ये जो है मिला है इनको, जो ऑनरेबल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1954 में। मैंने सारे वीडियो दोस्तों बना दिया है। और अभी तक बिहार के जो महान व्यक्तित्व है पाँच को मिल चुका दोस्तों भारत रत्न, मैंने उसका वीडियो बना दिया नाम सहित, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक तो दोस्तों लेटेस्ट मिला है ऑनरेबल एक्स CM ऑफ बिहार स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी एक हुए। दूसरा नंबर जो है 1962 में ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद ऑनरेबल बिस्मिल्ला खां जी, वो पता है कि ये सानाई वादक थे, 3 हो गए। चौथा नंबर दोस्तों हाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आपको पता है कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दोस्तों जननायक कहा जाता है, और श्री जयप्रकाश नारायण ठाकुर को देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनका टाइटल क्या है, ठीक है। और एक जो है दोस्तों BC रॉय, ठीक है, तो जो है मैं मेडिकल से दोस्तों देखिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। उसको अगर 5वां हमने बताया है, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, 5वां हुआ तो 5 व्यक्ति को मिला है अभी तक महान जो व्यक्तित्व है बिहार से, तो इसको आप पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा। मैंने वीडियो इसमें बनाया है, ठीक है, भारत रत्न करके जो आप देखिएगा थंबनेल, तो उसमें है। उसके बाद फ्रेंड देख लीजिए कि उसके बाद इन माई वर्किंग एक्सपीरियंस, इनसे चूँकि जॉब करते हैं ये, तो इनसे वर्किंग एक्सपीरियंस से पूछा गया। तो इस प्रकार देखिए 4th कैंडिडेट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हाउ मैनी वुमेन एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि मैंने बताया, देखिए 2 दोस्तों फ्रेंड्स जो है देखिए अब देख सकते हैं, एक गुजरात हाई कोर्ट है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट, जिसके जो चीफ जस्टिस है ऑनरेबल लेडी जजेस हैं। देखिए एक तो गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जजेस सुनीता अग्रवाल, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ऑनरेबल जज रितु बाहरी, ठीक है। तो ये जो है लेडीज चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स है, अब इसको याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों बता दूं कि पटना हाई कोर्ट के यहीं पे याद रख लीजिए कि पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल कृष्णन विनोद चंद्रन जी, और उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल चक्रधारी शरण जी, अब मैंने बताई दी। अब दोस्तों यहीं पे देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का देख लीजिए, क्योंकि पूछा जा रहा है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस अरुण भंसाली जी, ठीक है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जज TS शिवागनम जी, ठीक है। तो ये आप जरूर इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर, और यहीं पर दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट का, अगर मान लीजिए कि पता है कि बिहार झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 तक भाई थे, एक में थे, अब अभी जो है अलग कर दिया स्टेट को। तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोस्तों ऑनरेबल जस्टिस श्री चंद्रशेखर, दोस्तों ये जो है अभी एक्टिंग में है, ठीक है, ये फुल टर्म नहीं एक्टिंग में बनाया गया है। और दोस्तों मैंने बताया था वही मैंने आपको दिखा दूँ, देखिए ये मैंने बताया अभी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का बता दिया, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का बता दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, हाँ दोस्तों देखिए ये गुजरात हाई कोर्ट में जो है जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी हैं, जो लेडी जजेस हैं। एक गुजरात हाई कोर्ट, एक उत्तराखंड हाई कोर्ट, जिसके जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल लेडी जजेस हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद मैं बता दूं, देखिए झारखंड का मैंने बता ही दिया, यहीं पर है झारखंड श्री चंद्रशेखर ऑनरेबल जज चंद्रशेखर एक्टिंग लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए हमारा अपना आ गया दोस्तों पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी। और यहाँ पर देखिए उड़ीसा के ऑनरेबल जज चक्रधारी शरण जी, ये चीफ जस्टिस हैं, ये पटना हाई कोर्ट में एज ए सीनियर मोस्ट जजेस थे, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने, हाँ देखिए एक चीज़ और, जो लेडी जज बताया जो चीफ जस्टिस हैं, एक तो मैंने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट के हैं, और दूसरा जो है ऑनरेबल जज रितु बाहरी जी उत्तराखंड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मैंने आपको दिखा दिया। और दोस्तों एक चीज़ और जो कि पूछा जा रहा है, मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड हैं, उनसे पूछा गया कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट का DM, और दोस्तों आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल कोर्ट है उसका जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग रेडी रखिएगा। दोस्तों हो सकता है कि आप पटना के हो या ना हो, बता कि पटना में 38 जिले हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है पटना के हों तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो दोस्तों, सपोज कि दूसरा, जिसे पता है कि दोस्तों मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है
जो मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट रोहतास है मैं बताऊंगा। देखिए, तो पटना डिस्ट्रिक्ट का भी जो डीएम है उसका याद रखिए नाम, और जो एसएसपी उनका नाम याद रखिए। देखिए, डीएम है पटना के श्री शीर्षत कपिल अशोक जी, अभी तुरंत बनाया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है इसके इनके पहले कौन थे। अभी तो दोस्तों अभी हाल ही में हुए 10-15 दिन हुए, अगर इनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके पहले पटना डीएम थे श्री चंद्रशेखर जी, ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। और एसएसपी पटना है श्री राजीव मिश्रा जी, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। और देखिए, चूँकि देखिए मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतास है, तो मैंने जो 3 जो डिग्निटरीज हैं जो आपको पता है कि एक जुडिशरी से, 2 प्रशासन से हैं। एक तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है दोस्तों, मेरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट है उसका मैंने याद किया। आपका अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो उनका जो है आप जा करके गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से डीएम, एसपी और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को का दोस्तों नाम याद रख लीजिएगा। तो एक तो दोस्तों मेरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट के डीएम है श्री नवीन कुमार जी, और एसपी हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री विनीत कुमार जी, और जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं ऑनरेबल जज श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब जो आज जो 12 तारीख को जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है, उसमें भी मेरे फ्रेंड जो कुछ गए इंटरव्यू देने, तो जैसे ही उनसे दोस्तों फीडबैक प्राप्त होता है मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो वृष्टि इस परिवार के ऑलरेडी मेंबर है दोस्तों, तो प्लीज़ जो है एक ज़रूर लाइक कीजिएगा एज ए फीडबैक, ताकि मुझे वीडियो बनाने का दोस्तों इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे, और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।